हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्री मिक्स का रिवीजन स्पेशल का आज डे 2 है। रिवीजन स्पेशल में हम पहले की तरह सब्जेक्ट वाइज अपने आप को कंस्ट्रेन ना करते हुए मिसलेनियस क्वेश्चंस प्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिए, ताकि प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है उसको हम थोड़ा बेटर कर सकें, आपको एक थोड़ा एज दे सके दूसरों से। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है सबका विश्वास स्कीम से रिलेटेड। आपको बताना है सबका विश्वास स्कीम इन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन के साथ अपना ताल्लुकात रखती है। पहला ऑप्शन है कि ये फ्री एंड टाइमली लीगल एड से रिलेटेड है टू रेप सर्वाइवर्स। दूसरा ऑप्शन है कि ये मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए लीगल रिड्रेसल है। थर्ड ऑप्शन इज़ कि रिजर्वेशन से रिलेटेड है ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। एंड फाइनली फोर्थ ऑप्शन इज़ योर लीगल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफ सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज केसेस। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, सोचिए थोड़ा इसके बारे में। एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी। ये जो आपके सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज केसेस से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उनके रेजोल्यूशन के लिए है। बेसिकली हुआ क्या, जब हमने इन सब टैक्सेस को सबमर्ज कर दिया जीएसटी के तहत, तो जो पुराने केसेस थे जो पेंडिंग थे, अब उनकी रेजोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आई है। तो 2019-20 के यूनियन बजट में इस स्कीम को फ्लोट किया गया था। एंड इस स्कीम के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड दूसरा है एमनेस्टी। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तहत हम क्या कर रहे हैं, जो भी पुराने केसेस हैं बेसिकली वी आर एमिंग टू लिक्विडेट देम, यानी उनका एक ढंग से जो अब पेंडिंग लिटिगेशन है उनको एक तरीके से रिजॉल्व करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग इज कि जो भी असेट्स हैं या जिस भी चीज़ से रिलेटेड जो केस चल रहा है उनको लिक्विडेट करने की बात कर रहे हैं इसमें हम। एंड द सेकंड कंपोनेंट इज एमनेस्टी। एमनेस्टी में क्या कह रहे हैं हम कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि जो भी आपका आउटस्टैंडिंग टैक्स है उसको भर दीजिए एंड उसके बाद यू वुड बी फ्री फ्रॉम एनी मोर लिटिगेशन। तो ये इस स्कीम के दो कंपोनेंट्स हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक बार इनमें से जो भी कोई पाथ चूज़ किया किसी ने, उसके बाद क्या है कि कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी उसके बाद इंटरेस्ट की या फाइन या पेनल्टी की। सो दिस इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक पायलट स्कीम चलाई फॉर द फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो हमारे पीडीएस हैं, राशन कार्ड के तहत जो राइस मिलता है, तो उसको फोर्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई। तो आपको बताना है कि इस राइस को किन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ हम फोर्टिफाई कर रहे हैं। क्या वो आयरन है, जिंक है, फोलिक एसिड है, विटामिन B12, विटामिन A या विटामिन K। सो अकॉर्डिंगली जो भी आपको जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा के कन्फिग्रेशन सही लग रही है, आप अकॉर्डिंगली आंसर कर सकते हैं A, B, C एंड D में से। सो यू कैन पॉज, थिंक अबाउट इट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C 1, 3 एंड 4, यानी आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 से फोर्टिफाई किया जाएगा इस स्कीम के तहत। सो द स्कीम इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम फॉर द फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसमें आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 से फोर्टिफाई करेंगे। एंड ये स्कीम जो है 2019-20 से स्टार्ट होगी। ऑलरेडी जो वाइट राइस होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स उसमें अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं हमें, कैल्शियम, आयरन, थायमिन, पेंटोथेनिक एसिड, फोलेट एंड विटामिन E। तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं कंपेयर टू मेज, व्हीट एंड पोटैटोज। तो ये ज़्यादा रहता है आपके वाइट राइस में। एंड वाइट राइस में विटामिन C, विटामिन A, बीटा कैरोटीन और जो ल्यूटेन, जियाजेंथिन, ये सब चीज़ें एंड स्पेशली फाइबर ये कम रहते हैं, या विटामिन A एंड C तो बिल्कुल ही नहीं होते। तो दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ बतानी है। एक चीज़ है गोल्डन राइस। तो आपको बताना है कि गोल्डन राइस में क्या कौन सा एक स्पेशल माइक्रो न्यूट्रिएंट हम ऐड करके दे रहे हैं जो आपके नॉर्मल वाइट राइस में नहीं होता। ठीक है जी। सो अब हमने जान लिया कि फॉलिक एसिड एक्सेट्रा हम ऐड कर रहे हैं वाइट राइस में फोर्टिफिकेशन के नाम पर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू एन एक्सकवेशन इन पूप गांव। तो आपको बताना है कि ये जो आयरन एज सेटलमेंट के हमें एविडेंस मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे किया तो उनको एविडेंस मिला। तो आपको बताना है कि ये जो प्लेस है कहाँ पर लोकेटेड है। इज़ इट लोकेटेड इन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या महाराष्ट्र। सो थोड़ा सोचिए, अगर आपको पता है तो यू बी आंसरिंग करेक्ट वे, अदरवाइज अगर नहीं पता, ये थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी में आते हैं जिसमें आपको या तो पता है या नहीं पता। सो आई वुड
अर्ज कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस का कोई लेफ़्ट राइट अंदाज़ा नहीं है तो इनको पहले गो में अटेम्प्ट करना वुडंट बी अ वेरी ब्राइट या ब्रिलियंट चॉइस, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको फैक्चुअल क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो उनको एंड की तरफ रखिए, ताकि अगर आप अप्रोप्रिएट आपका अटेम्प्ट कर चुके हैं तो देन देयर इज़ नो नीड ऑफ आंसरिंग सच क्वेश्चन। अगर पता है तो वेल एंड गुड, फिर आपने 2 मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। सो फूपगांव इज़ इन महाराष्ट्र। आयन एज सेटलमेंट की रिसेंटली विदर्भ रीजन में ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जगह को ढूंढा है, एक्सकवेट किया है, एंड ये पूर्ण रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तापी रिवर। तो दोस्तों थोड़ा जो तापी रिवर के बारे में पता होना चाहिए। तापी एंड नर्मदा दोनों पैरेलली फ्लो करती हैं। जो नर्मदा है वो विंध्यास एंड सतपुराज के बीच में फ़्लो करती है। तापी फ्लोज बिलो द सतपुराज, ठीक है। सो कहाँ से ओरिजिन होता है, कहाँ पर ये फाइनली एंड होती है। तापी रिवर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिवर। एंड अभी पहले ये जो रिवर था, पूर्ण रिवर, ये पेरिनियल रिवर था, लेकिन अब डैम बनने की वजह से थोड़ा ड्राई अप हो गया है। सो लेट्स नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स। ये आपको वैसे फैक्चुअल चीज़ें बताई गई हैं, कभी ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन काम आ जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन रीड इट एंड लीव इट वेयर इट इज़। अब इस साइट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये 7th सेंचुरी BC से लेके 4th सेंचुरी BCE के अराउंड हम इसको प्लेस कर रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए कि जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो कौन से एरा में थी। तो क्या ये टाइम पीरियड हड़प्पन एरा के साथ कोइंसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। एंड एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद क्या हुआ, वेरियस कल्चर्स केम अप, है ना। तो कभी कोई रंगपुर कल्चर है, तो ऐसे अलग अलग रीजन में अलग अलग कल्चर्स आ गए। तो वो अगर आप थोड़ा ध्यान में रख लें कि कौन सा कल्चर कौन से एरिया में, जोग्राफिकल लोकेशन में प्रेजेंट था, तो उससे भी आपको एक एज मिलेगा दूसरों से, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन MRO से रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि जो MRO एंड लीजिंग हब्स हैं ये कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इसके लिए अपने बजट में भी जो प्रोविजंस रखने की बात की थी। सो IT इंडस्ट्री है, या फिर वो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है, एजुकेशनल सर्विसेज इंडस्ट्री है, या मेडिकल टूरिज्म है। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में। एंड द करेक्ट आंसर इज़ बी, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। सो MRO की फुल फॉर्म क्या है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। एंड ये रिपेयर सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं हम एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट कंपोनेंट से रिलेटेड। नॉर्थ अमेरिका लार्जेस्ट MRO मार्केट है दुनिया की। 40% जो ग्लोबल बिजनेस है वो जाता है नॉर्थ अमेरिका में, एंड इंडिया के पास अराउंड 1%, विच इज़ वेरी मीगर, ठीक है। एशियन रीजन की अगर हम बात करें तो सिंगापुर काफ़ी अच्छा कर रहा है एशियन रीजन में। ग्लोबली 3% जो ग्लोबल मार्केट शेयर है वो सिंगापुर के पास है, एंड 25% ऑफ द एशियन मार्केट शेयर। तो गवर्नमेंट अभी फोकस क्या कर रही है कि हम इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद मीगर 1% पर ही हम रुके हुए हैं। वेयर सिंगापुर जो कि इतना छोटा सा कंट्री है, 25% जो एशियन मार्केट है वो सिंगापुर के पास है। तो इंडियन गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि हम इसमें थोड़ा अपना एज बना पाएँ, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का शहनशाही कैलेंडर से रिलेटेड है। आपको बताना है शहनशाही कैलेंडर से कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है वो करेक्टली एसोसिएटेड है। क्या वो सिखिज़म से रिलेटेड है, या ज़ोरेस्ट्रियनिज़म से रिलेटेड है, या फिर इस्लाम से रिलेटेड है, या नन ऑफ द अबव। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में। फार-फेच्ड गेसेस हो सकते हैं इसमें, एंड अगर आपको पता है तो देन अगेन वैसा ही क्वेश्चन कि अगर पता है तो ज़रूर मार्क कीजिए, अगर नहीं पता तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना ही बेहतर है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज़ बी, ज़ोरास्ट्रियनिज़म से रिलेटेड है ये। बेसिकली जो पारसी कैलेंडर है तो दैट इज़ दिस शहनशाही कैलेंडर ओनली। एंड अगर आप याद रखना चाहें तो आप शाह ऑफ ईरान से इसको याद रख सकते हैं। ऑल्दो शाह हिमसेल्फ वॉज एन आर्डेंट ऑफ इस्लाम, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए एक तरीका है, ठीक है। सो पारसीज जो हैं उनको ज़ोरास्ट्रियंस भी बोला जाता है क्योंकि दे फॉलोड द प्रॉफिट ज़ोरास्टर, एंड ये
काफ़ी पुराना, इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनोथीस्टिक रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 3500 साल के अराउंड हो चुके हैं इस रिलीजन को आए हुए इनटू बीइंग। एंड जो पारसीज हैं इंडिया में भी वो शहनशाही कैलेंडर को ही फॉलो करते हैं। इस कैलेंडर की खास बात क्या है कि इसमें लीप ईयर्स नहीं होते एंड मोस्टली इसको सेलिब्रेट करते हैं हम, जो पर्शियन न्यू ईयर होता है जिसको नवरोज़ या नौरोज़ भी बोलते हैं, तो इट इज़ सेलिब्रेटेड इन August 17, सो अप्रॉक्सीमेटली 150 to 200 डेज आफ्टर इट्स ओरिजिनल डे ऑफ द वर्नल इक्विनॉक्स। तो बस याद रखने की चीज़ क्या है, इसमें लीप ईयर नहीं होते। ठीक है जी, सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी या आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा हमारे इस एफर्ट से। सो व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट इज़ कि डू हेल्प अस प्रमोट द वर्ड, स्प्रेड द वर्ड, एंड आप भी ढंग से तैयारी कीजिए ताकि अगेन हम मीन्स की तैयारी कर सकें इसके बाद। ठीक है जी, सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू।